महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक, जो आए दिन अभी तक समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे थे, समीर वानखेड़े के परिवार को टारगेट कर रहे थे, समीर वानखेड़े के द्वारा पकड़ी गई ड्रग को फर्जी रेड में बता रहे थे, और आए दिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे थे कि मैं सारा खुलासा करूंगा, ये रेड फर्जी है। और ये जो समीर वानखेड़े है, ये पूर्व जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर ये यहां सारा खेल रच रहा है। ये नकली नोटों के कारोबार करने वाले देवेंद्र फडणवीस, ये नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे, लेकिन अब लगता है नवाब मलिक को लग गया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियां उनकी जांच करने में जुट गई है। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर की है 2-3 लोगों की, उसमें एक गाड़ी है, एक गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है, और वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, ये केंद्रीय एजेंसी अगर हैं, मेरी जानकारी जुटाना चाहती हैं तो मुझसे डायरेक्ट पूछें, मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, इन्हें पहचानो, ये कौन लोग हैं मेरी रेकी कर रहे हैं। सवाल ये है कि नवाब मलिक जी, यदि आप ठीक हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपके अंदर कोई दोष नहीं है, फिर घबराहट क्यों? और आप जिनकी फोटो वायरल कर रहे हो कि ये मेरी रेकी कर रहे हैं, तो आप समझ लो आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा है, और यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप जिंदगी भर जेल से बाहर आ पाओगे। और इसलिए आपका डर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए, आपने मीडिया में आकर बाकायदा एएनआई को इंटरव्यू दिया और आपने एएनआई में बोला है कि केंद्रीय कुछ जो अधिकारी हैं उनके ईमेल और व्हाट्सएप चैट हमें प्राप्त हुई है, जिसमें वो कुछ लोगों को मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर कराने के लिए उकसा रहे हैं। अब सवाल तो यहीं से शुरू होता है नवाब मलिक जी। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि इस बात को नोट करें कि नवाब मलिक जी ने एएनआई को यह कहा है कि कुछ अधिकारियों के व्हाट्सएप चैट और ईमेल उन्हें प्राप्त हुए हैं कि वो लोगों को भड़का रहे हैं कि नवाब मलिक के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराओ। सवाल यह है कि कोई केंद्रीय जांच एजेंसी, एनआईए, सीबीआई या ईडी या एनसीबी, अगर ये संस्था कोई आपस में अधिकारी बात कर रहे हैं मेल और व्हाट्सएप पे, ये नवाब मलिक के पास कैसे आया? ध्यान दें देवेंद्र फडणवीस जी, ध्यान दें इसमें भाजपा के नेता कि नवाब मलिक जी क्या कह रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि रेकी नवाब मलिक की नहीं हो रही, रेकी नवाब मलिक करा रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों की। ये अधिकारियों के फोन टैप करा रहे हैं, जिससे इन्हें व्हाट्सएप चैट मिल रही है, बात किससे कर रहे हैं, और ये ईमेल तक चेक कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अधिकारी ईमेल भेज रहे हैं सीक्रेट होते हैं कई बार तो सीबीआई और एनआईए के, इनके पास कैसे मिले? इसका मतलब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं उनको इन्होंने केंद्रीय जो अधिकारी हैं उनकी जांच में लगाया हुआ है। मामला उल्टा है, और अपने को घिरता देख इनको लग गया होगा कि मामला क्या है, और मामला सीधा सीधा है। जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने तो बहुत गंभीर और सीधा आरोप लगाया। उन्होंने सीधा आरोप तथ्य के साथ, प्रूफ के साथ लगाया कि मुंबई के बम ब्लास्ट का जो दोषी जेल में बंद है उससे इन्होंने जमीन खरीदी, कौड़ियों के भाव खरीदी। कैसे सिग्नेचर हुए, कैसे समझौता हुआ, जब व्यक्ति जेल में बंद है। और इस आरोप की जांच यदि एनआईए करेगी, क्योंकि मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है तो जांच एनआईए करेगी, कौन कौन इनके साथी हैं, हवाला के जरिए इस तरह जमीन खरीदकर कहीं आतंकवादी मदद के लिए, बम ब्लास्ट करने के लिए तो पैसा नहीं दिया जा रहा। मामला तो यह है। और अगर एनआईए जांच करेगी तो 101% आतंकवादियों के मददगार जो भी हैं, वो हमारे देश का कानून कहता है कि आतंकवादियों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करने वाले भी बराबर के दोषी हैं, और वो भी आजीवन कारावास उनको हो सकती है। तो एक मामला तो ये है। दूसरा मामला जो देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था वो ये कि इनके संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं, जो हमारे देश का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। वो भी मुंबई में लोगों की हत्याओं के लिए अपराधी है, विदेश गया हुआ है, यहां से भागा हुआ है। तो नवाब मलिक जी तो अभी पिछले दिनों गए थे और खीज में पूरी मीडिया को बोल के गए, ट्वीट किया, मैं जा रहा हूं दाऊद इब्राहिम से मिलने सऊदी अरब। लोग समझ लें क्यों भैया कहने की जरूरत पड़ी आपको।
ये खींच क्यों है? दुनिया जाती है सऊदी अरब, दुनिया जाके आती है, पाकिस्तान जाते हैं, जाके आते हैं, इस तरह ढिंडोरा पीटते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जताना चाह रहे थे कि मैं पहले ही बता रहा हूं ताकि ये कह दो मैं तो कह के गया था। तो आप गए थे, ये आपकी व्यक्तिगत यात्रा थी, क्या थी, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे व्यक्ति ने यदि आरोप लगाए हैं और उन आरोपों में कोई सत्यता है तो आपका डरना बिल्कुल लाजमी है। आप कहते हो अनिल देशमुख की तरह मुझे फंसाया जाएगा, तो अनिल देशमुख को क्या फंसाया गया है? अनिल देशमुख के ऊपर जो ईडी ने कार्रवाई की है वो कोर्ट के जरिए जेल में है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ है, तो कोर्ट को सारे सबूत दिखाए हैं। अब उसमें पता लगा है कि इन्होंने शेल कंपनी के जरिए और एक एनजीओ बनाकर किस तरह से परिवार के लोगों को उसका मेंबर बना रखा था, पदाधिकारी बना रखा था, और करोड़ों करोड़ों रुपए का हेर फेर किया, ना टैक्स दिया, चंदा लिया, और ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए तार जो 100 करोड़ वसूली के थे उसका आरोप सीधे सीधे कमिश्नर ने लगाया उस समय के। आज भी वो कोर्ट में पेंडिंग है। तो आप ये कैसे कह सकते हो जब अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया कि वो फर्जी बताया? इसका मतलब तो आप न्यायपालिका पर विश्वास उठा रहे हो, आप जो है ईडी की जांच पर सवाल उठा रहे हो। तो जैसे अनिल देशमुख फंसा कि उनके ऊपर आरोप लगे, आज वो कुछ आरोप कोर्ट ने जाने और इसलिए जेल में है, तो इसी तरह आपके ऊपर भी जब जांच होगी और जैसा कि तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये आरोप लगाए तो निश्चित रूप से जेल तो जाओगे। और ये तो पुरानी कहावत है कि जो कोई गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है उसमें वो खुद गिरता है। तो आरोप तो और भी हैं। समीर वानखेड़े के परिवार को जिस तरह से आपने बेइज्जती करने के लिए क्या क्या नहीं बोला, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज एक आरोप, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज एक आरोप, कोई तो छोड़ा नहीं आपने, उनकी मृत्यु तक नहीं छोड़ी, जन्म तक नहीं छोड़ा हैं। तो आप हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते रहे। पता लगा आप किसको कह रहे थे कि एक बॉयफ्रेंड लेके, गर्लफ्रेंड लेके गया था, एक कौन दाढ़ी वाला था, कौन ये दाढ़ी वाला कौन था भैया? हिंदू थोड़ा ही था। तो आपके ऊपर जनता आक्रोशित है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आप हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो घोटाले घपले हुए हैं उसकी भी जांच अभी होना बाकी है। और ये लोगों का कहना है, महाराष्ट्र के लोगों का कहना है, और महाराष्ट्र में जो पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर थे बीजेपी शासन के टाइम में, उन्होंने बाकायदा वो प्रस्तुत किए हैं साक्ष्य और उनको वो केस करने वाले हैं। तो वक्फ बोर्ड का करोड़ों रुपए का घोटाला, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनों को पेट्रोल पंप वालों को दे दिया गया, होटल बनाने के लिए दे दिया गया, टावर लगा दिए गए, वो पैसा कहां गया? 1500 करोड़ रुपया आना था वक्फ बोर्ड में, आया 100 करोड़, 200 करोड़। तो भैया बाकी पैसा कहां बंदर बांट हो गई? इसका भी खुलासा होना है। तो मुद्दे कई हैं। वक्फ बोर्ड का आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जमीनों को बेचने के पीछे कौन है। अब आप कहते हो हमने 8 FIR दर्ज कराई हैं। आपने FIR 8 जब दर्ज कराई जब आपके ऊपर ये खुलासा होने लगा, आपको अब लगने लगा कि मैं फंस रहा हूं, बीजेपी के जो नेता हैं वो खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि आप तो फोन टैप कराते हो, ऐसा आरोप है लोगों का। तो फिर जब आपको लग गया कि भाई ये पोल खुलने वाली है, देवेंद्र फडणवीस कहीं बात कर रहे होंगे, आपने सुनवा ली होगी, वो तो कह रहे हैं कि आप फोन टैप कराते हो, बीजेपी के लीडरों का आरोप है, तो आपको पता लग गया कि खुलने वाला है तो अपनी तरफ से FIR करा दो। लेकिन अभी तक क्या आपने जमीन जब्ती की है? जिन लोगों ने दान की दी हुई जमीन धर्म के नाम पर वक्फ बोर्ड को दी गई, उसमें पेट्रोल पंप लगाए, होटल खोल दिए, टावर लगा दिए, क्या ऐसे लोगों को FIR करके जेल में भेजा है? क्या अभी तक उनसे जमीन वापसी ली है? नहीं। तो क्यों? क्योंकि अगर कुछ लाभ आपको मिल गया होगा तो आप कार्रवाई करोगे तो किस मुंह से करोगे? और इसलिए फंसे पड़े हैं खुद के कर्मों से। वक्फ बोर्ड वाले घोटाले में फंसे पड़े हो, दाऊद इब्राहिम के संबंध में मामले में शंका के घेरे में हो, और बम ब्लास्ट के आरोपी से जमीन खरीदने के शंका के घेरे में हो, और ऊपर आपके आरोप लगा है अवमानना का। समीर वानखेड़े के परिवार यानी उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने आपके ऊपर जो केस किए हैं, एक के बाद एक शिकंजा जब कसेगा, निश्चित रूप से आने वाला टाइम आपके लिए कठिनाई भरा, जेल भरा होगा, जेल में आपका जीवन कटेगा। तो आपका डर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब जैसा कर्म करता है
उसके फल का तो उसे पता ही होना चाहिए। आपको भी शायद अभी अंदेशा हो गया है कि मामला कसता जा रहा है, शिकंजा कसता जा रहा है और आपका जेल जाना निकट आता जा रहा है। इसकी घोषणा आपको बता दें, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी की कि कुछ और मंत्री इनके फंसने जा रहे हैं, तो उनका इशारा भी यही था। जो केंद्रीय जांच एजेंसियां अब एक्टिव हुई हैं और जानकारियां जुटा रही हैं, किसी दिन अचानक बस ये खबर फ्लैश होगी कि नवाब मलिक एनआईए की गिरफ्त में। वंदे मातरम।